केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले एक्शन विद एयर। अब देखो एयर के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे ही रिएक्ट करेंगे अल्कली मेटल्स के साथ। एक्चुअली अल्कली मेटल्स जब हम बिल्कुल फ्रेशली उनको काटते हैं तो दे हैव लस्टर लाइक अदर मेटल्स, दे हैव शाइनिंग सरफेस। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका जो सरफेस है दैट बिकम्स टार्निश्ड। टार्निश्ड मींस आपने एप्पल काटा, थोड़ी देर पड़ा रहने दिया, उसके ऊपर एक ब्राउनिश ब्राउनिश लेयर आ गई, दैट इज टार्निशिंग ऑफ मेटल। आपने पोटैटोज लिए, आलू, उनको छीला और काट के रख दिया, उसके ऊपर भी एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से अल्कली मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर they become tarnished, उनका सरफेस टार्निश हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। कैसे? दिस इज अल्कली मेटल, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ओके, अब मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा कार्बोनेट एंड वाटर विल बी removed. This is carbonate. तो इस तरीके से एयर के अंदर इनको ओपनली स्टोर करके नहीं रखा जाता, क्योंकि इनकी लेयर आ जाती है इसके ऊपर, तो फिर अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करना है तो अल्कली मेटल प्रॉपरली काम नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अलग अलग ऑक्साइड्स बनाती है। ठीक है, लिथियम, लिथियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड, नॉर्मल लिथियम ऑक्साइड। डन। तो दिस इज लिथियम ऑक्साइड। सोडियम, इट फॉर्म्स सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड। एंड पोटेशियम एंड अदर्स, तो मैं पोटेशियम ही लिखूंगी यहां पे, it forms superoxide. This is sodium peroxide and this is potassium superoxide. Okay. अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए पहले आपको ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हमेशा ऐसे होता है, 2 ऑक्सीजन्स, इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी -1, दिस इज पेरोक्साइड। तो पूरे पेरोक्साइड के बाहर नेट कितना होगा? 2 नेगेटिव चार्ज, इट इज O2 2 नेगेटिव। व्हाट अबाउट सुपरऑक्साइड? सुपरऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन्स के ऊपर नेट चार्ज होगा -1, मींस दोनों के ऊपर -12, तो दिस इज O2 -1, पर ऑक्सीजन -12। तो जरा देखो यहां पे चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -12। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसके ऊपर है -2 चार्ज, ये -1 और ये -12। तो इनमें से सबसे स्मॉल साइज किसका है? इसका, smallest size, and this is having largest size. Clear? Okay. अब ये क्वेश्चन भी है, lithium forms normal oxide, sodium forms peroxide and other forms superoxide. Why? Okay, इसी का आंसर हम यहां पे कर रहे हैं। अब देखो जर्नली आपने फजान्स रूल किया है, इन जर्नल a small cation can stabilize a smaller anion and a large cation can stabilize a large anion. Therefore, lithium positive being smallest
has strong positive field around it, therefore can stabilize -2 charge present on small oxide ion. ठीक है, while sodium positive being larger in size combines with O2 negative, that is peroxide. Potassium and others are still larger in size, therefore combine with largest superoxide O2 -1 to form superoxides, large superoxide ion, that is O2, ये इसके बाद, to form superoxides. बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन, क्लियर हो गया सबको? ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, वो सबसे बड़ा, तो कंपैरिजन बराबर होना चाहिए. ठीक है, अगर हमें सिमेट्री देखनी है तो लेमन के साथ आप लेमन को ही रखोगे. ऐसा थोड़ी ना लेमन के साथ इतना मोटा कद्दू रख दो, है कोई सिमेट्री? नहीं होगी. कद्दू के साथ कद्दू ही चलेगा और नींबू के साथ नींबू ही चलेगा. तो साइजेस दोनों एप्रोप्रिएट होने चाहिए, तभी जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी मोर स्टेबल. अदरवाइज अगर केटाइन छोटा और एनाइन बड़ा होगा तो फजान्स रूल, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाएगी. ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने फजान्स रूल भी किया है. आप टॉपिक को फिर से देखना चाहें तो गो टू प्लेलिस्ट. तो इट वाज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद वाटर, देखिए वाटर से रिएक्ट करेंगे देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. सो अल्कली मेटल्स, देयर ऑक्साइड्स, देयर peroxides and even superoxides, they all react with water to form water soluble hydroxides. water soluble hydroxides को क्या बोलते हैं? alkalis. alkalis are water soluble hydroxides. मैंने बिगनिंग में बताया था चैप्टर की आपको. ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे मिलके बेस बना रहे हैं, alkalis बना रहे हैं. तो जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, the reaction of alkali metals with water, देखो क्या निकल रहा है वाटर के साथ, डायरेक्ट अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन. रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत एनर्जी बाहर जाती है. इज हाईली एक्सोथर्मिक. हाइड्रोजन liberated catches fire accompanied by explosion. धमाका होता है जब सोडियम को आप पानी में फेंकते हैं तो जैसे फुलझड़ी के ऐसे निकलती है ना चिंगारियां, बिल्कुल वैसे निकलती हैं. और ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो इट कैन कैच फायर, एक्सप्लोजन हो जाएगा लेबोरेटरी के अंदर. तो जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं पानी के साथ तो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक, इतनी एनर्जी बाहर निकलती है कि ये जो हाइड्रोजन है इट कैचेस फायर, आग लग जाती है. ठीक है, सो नेवर प्ले इन लेबोरेटरी विद सोडियम एंड वाटर. ओके, तो एक्सप्लोजन हो जाता है. यही रीजन है दैट अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन kerosene oil. Now this is the question. Alkali metals are stored in kerosene oil. Why? आपको लिखनी है ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन. इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा. ये सिर्फ रिएक्शन विद वाटर बता रही है, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे. लेकिन इनको पानी में स्टोर क्यों नहीं करते कि ये एयर के साथ कंबाइन ना करे, लेकिन पानी के साथ तो ये और भी ज्यादा गड़बड़ कर रही है. सो इट इज स्टोर्ड इन kerosene ऑयल. ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना
सोडियम की वजह से आग लग गई और आप पानी फेंक कर उसको बुझा रहे हो या कैरोसिन फेंक कर बुझा रहे हो, कि सोडियम को तो कैरोसिन में हम स्टोर करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर भगवान ना करे कि हमें आग को बुझाना पड़े, वहां पे आग लग जाए, तो व्हाट यू विल डू, फायर एक्सटिंग्विशर हर लेबोरेटरी में होता है, यूज दैट। वो भी नहीं मिल रहा है तो रेत की बाल्टियां भर के रखी होती हैं। लेबोरेटरी के अंदर कोई भी आग लग जाए, पानी कभी नहीं फेंकना, क्योंकि और केमिकल्स उसके लपेट में आ सकते हैं। तो गो फॉर ड्राई मटेरियल, ठीक है। आप वहां पे यूज कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, सरफेस को हटा दीजिए और कोई भी डिजास्टर होने से रोक लीजिए। पानी नहीं डालना है और कैरोसिन भी नहीं डालना है, आग और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विथ वाटर। अब देखिए बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसने टूट के देना है लिथियम पॉजिटिव OH नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव। सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक, ये चीजें, ये आयन्स हमारे पास आएंगे। अब देखो OH तो सेम रहा, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। लिथियम के अंदर लिथियम छोटा सा लगा है इसके साथ, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्साइड तो अपनी जगह पे है। फिर बारी आई पोटेशियम की, ये दोनों एक जैसे हो गए, राइट। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इनको ब्रेक करना उतना ही इजी होता जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड्स के अंदर क्योंकि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, दे विल फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेसर होगी, इजी विल बी क्लीवेज ऑफ मेटल OH बॉन्ड, ठीक है। देयरफॉर क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in size. Also, bond length increase in size. Therefore, basic nature increases down the group. मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम हाइड्रोक्साइड तक जाते हुए बेसिक नेचर इंक्रीज करती है, ओके। वेल, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन नॉर्मली हर जगह H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट करती है, बट ओनली विद अल्कली मेटल्स एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो। अल्कली मेटल्स react with hydrogen to form हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ ये बनाएंगे हाइड्राइड्स, ठीक है। कैसे? M+H2, सारे के सारे सेम टाइप के हाइड्राइड्स, तो M की वैल्यू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो ये बन गया लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। रिएक्शन विद हैलोजेंस, ये थी हाइड्रोजन। हैलोजेंस के साथ देखो फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स, ये रही अल्कली मेटल, ये रही हैलोजेंस, ये बन जाएगा MX। M की वैल्यू लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, राइट। इसी तरीके से ब्रोमाइड भी होते हैं, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। तो दे फॉर्म हेलाइड्स विद हैलोजेंस। अच्छा, अब देखो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मेटल्स हैं
लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। और अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब बना क्या रहे हैं ये? These are ionic compounds, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड्स। एक्सेप्शन क्या है? लिथियम हेलाइड्स आर कोवेलेंट एंड अदर्स आर आयोनिक। ठीक है, इसका भी मैं बताती हूं लिथियम क्यों कोवेलेंट बनाता है, बट पहले हम इनकी बात करेंगे। अब आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए बेसिक कंडीशंस क्या हैं? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, राइट। तो इस केस के अंदर इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का order of ionization enthalpy is सबसे strong lithium, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium, सबसे ज्यादा। therefore order of reactivity क्या हो जाएगा? उल्टा, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो आपको पता है फ्लोरीन, इसका बॉन्ड बहुत स्मॉल होता है, हाईली रिएक्टिव, एकदम से बॉन्ड इसका टूट जाता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कली मेटल्स, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट कुछ और है, बट इन बाइंडिंग स्टेट जब ये स्पेशली अल्कली मेटल्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज दिस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। अब देखो लिथियम, लिथियम का साइज सबसे स्मॉलेस्ट। जितने भी हमारे पास हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस का साइज बड़ा, कोई भी हैलोजन हो। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, a smaller cation distorts the larger anion, distorts the electron cloud of large anion। ये हाईली पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा, एनाइन के ऊपर है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। अट्रैक्ट किया तो एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये वाला जो हमारे पास राउंड था, स्फेरिकल था, अब ये ऐसे हो गया इलेक्ट्रिकल, पॉजिटिव पोर्शन इधर चला गया और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया लिथियम के पास, इस एरिया में कोई भी एक्स। अल्टीमेटली देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, अल्टीमेटली ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इट वॉज रिएक्शन विद हैलोजेंस। वेल, reducing character, reducing character means it is electron releasing tendency, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी that is reducing agent। तो ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप देखो मेटल से बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे M का मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, वो सारे लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड ऑल, ये बन गया मेटल हेलाइड, मेटल क्लोराइड्स, ये बन गया मेटल एसिटिलाइड, एसिटिलाइड। सभी ने हाइड्रोजन लिबरेट की, क्लासिकल कंसेप्ट लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीडेशन। तो मेटल यहां पे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे +1, यहां पे 0, यहां पे +1 हो गई ना ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट।
अब देखो ई नॉट वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल, या तो आप करेंगे रिलीजिंग टेंडेंसी, या फिर अगर आप उनको कंपेयर करना चाहते हो यू हैव टू गो फॉर ई नॉट वैल्यूज. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज डन. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? मींस tendency of a metal to accept electrons or to get convert into metal solid, right? This is standard reduction potential. तो देखिए अगर मेरे पास E नॉट सोडियम 1 पॉजिटिव से बनना है सोडियम, अगर मेरे पास E नॉट K पॉजिटिव से बनना है पोटेशियम, अगर मेरे पास E नॉट लिथियम से बनना है, लिथियम पॉजिटिव से बनना है लिथियम, तो मुझे इनकी E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल देखने पड़ेंगे. ठीक है, अब देखो ये रही इनकी E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू. मतलब कहने का जिस वक्त लिथियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड बनता है तो इतनी एनर्जी बाहर निकालता है. पोटेशियम ये रहा रिडक्शन पोटेंशियल, सोडियम का ये रहा. तो आपने रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर ये सारा पढ़ा है. ई नॉट वैल्यू से हम कैसे देखते हैं? लोअर वैल्यू, जिसकी वैल्यू लोअर होगी इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिसकी वैल्यू हायर होगी इट विल अंडरगो रिडक्शन. ठीक है, अब इन सभी में से सबसे कम वैल्यू किसकी है? लिथियम की. ठीक है, इट इज हैविंग लोएस्ट वैल्यू, therefore it will undergo oxidation. और इन तीनों का कंपैरिजन अगर सोडियम देखूं तो इन तीनों में से दिस इज हैविंग हाईएस्ट वैल्यू. अब आप इस जो वैल्यू है इसको नंबर लाइन पे देखना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. जीरो से जितना दूर जाएगा दैट इज लोअर वैल्यू. इट विल प्रेफर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता है, जबकि ये वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रॉन लेने की. तो लोएस्ट है ना, तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. उसके बाद ये आएगा और उसके बाद सोडियम. मींस सोडियम की हाईएस्ट वैल्यू है तो इसकी ऑक्सीडेशन के चांसेस थोड़े कम हैं. इसका मतलब लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल अंडरगो रिडक्शन. अगर मैं दो का ही कंपैरिजन करूं, हायर वैल्यू रिडक्शन, लोअर वैल्यू ऑक्सीडेशन, तो इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. आप कंपैरिजन करके ही बता सकते हो. ई नोट वैल्यूज को लिख लो, दो वैल्यूज, कोई भी दो वैल्यूज आप ले लीजिए. ये हो गया. लेट इट बी मेरे पास एक ई नॉट वैल्यू है -2.81 और दूसरी है 1.24. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव. तो नेगेटिव मतलब लोअर वैल्यू, पॉजिटिव मतलब हायर वैल्यू. लोअर वाले की होगी ऑक्सीडेशन, हायर वाले की होगी रिडक्शन. इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो सिंपल. तो कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हो. ठीक है, अब इस हिसाब से तो आ गया लिथियम. लिथियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. चलो देखते हैं हो सकता है या नहीं. अब अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात करें तो मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. अरे भाई कौन है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा? सीजियम. क्योंकि इधर को जाते हुए साइज इंक्रीजेस, ionization enthalpy decreases. Therefore, cesium will release electron in preference to all. In preference to all. लेकिन फिर लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट प्रैक्टिकली कैसे हो गया? देखिए, ये सिर्फ एक स्टेप नहीं है. लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब जो भी मेटल हमारी होगी, मेटल सॉलिड, और मेटल सॉलिड से मुझे पहुंचाना है मेटल एन पॉजिटिव एक्वस. यहां तक पहुंचना है. कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले मेटल सॉलिड के ऊपर हम लगाएंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन. कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा. ठीक है, डेल्टा एच सब्लिमेशन लगाई तो ये कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट के अंदर. फिर गैसियस फॉर्म के अंदर आ गया. अब हम यहां पे लगाएंगे डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक, हियर अब हम इधर लगाएंगे डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो ये बन जाएगा मेटल पॉजिटिव बट इट इज इन गैसियस स्टेट बाय द रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन.
फिर क्या होगा, हम ऐड करेंगे इसको वाटर में, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, एक्वस बन गया ना, हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, एक्वस मीडियम, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन आपको लगानी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको लगानी है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बाहर जाएगी। अब हमें ओवरऑल इंपैक्ट देखना है, ओवरऑल इंपैक्ट देखना है। अगर तो नेट आता है नेगेटिव तो वो सिस्टम स्टेबल होगा, लेकिन अगर आंसर आ गया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में जो सबसे कम वैल्यू होगी दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो अब आप देखो ये साइकिल जैसे आप बॉर्न हैबर साइकिल में नहीं करते थे, सॉर्ट ऑफ दैट, इस पूरी रिएक्शन अगर ये वन स्टेप होती, मेटल सॉलिड से आपने बना दिया, इलेक्ट्रॉन लूज किया n इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया n पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां तक इसकी कुछ ना कुछ डेल्टा एच होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, अब मैंने इसको ब्रेक करके बता दिया दैट इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप। पहले सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस नहीं बन सकता भाई, सॉलिड से आपको गैशियस में जाना है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, आप लिखते हो वहां पे, आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन हटाना है तो आपको इसको आइसोलेट करना, सॉलिड में से आप गैशियस फॉर्म में ले गए, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया, राइट। अब यहां पे मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन हटाया है, तो n पॉजिटिव, लेट इट बी n इलेक्ट्रॉन, व्हाटएवर, ओके। तो ये बन गया, इधर हम एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं क्योंकि लिथियम की बात कर रहे हैं, तो इधर भी मैं m पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ, ठीक है। तो इधर से हटा इलेक्ट्रॉन और ये बन गया m पॉजिटिव, ओके। अब इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा H किसके बराबर आएगा, देखो, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सबका सम टोटल ओवरऑल एनर्जी, दिस इज ओवरऑल एनर्जी, किसके बराबर होगी, इन सबका सम टोटल, ओके। तो ये मैंने लिथियम सोडियम पोटेशियम का अलग अलग एनर्जीज मैंने नोट की हैं। सब्लिमेशन लिथियम की है 122, सोडियम की है +78 और पोटेशियम की है इट इज 61, ओके। आयनाइजेशन एंथैल्पी 520, 496, 419 एंड दीज आर हाइड्रेशन एनर्जीज। जितना आयन का साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। स्मॉलर केटाइन मोर हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम का केटाइन सबसे छोटा, तो आप देखो लिथियम से कम सोडियम, सोडियम से कम पोटेशियम, क्योंकि इधर को जाते हुए साइज बढ़ता जा रहा है। तो अब आप ओवरऑल एनर्जी देखो, पॉजिटिव में आ रही है ना, मींस इतनी एनर्जी आपको चाहिए, इसमें 203 चाहिए, इसमें 161 चाहिए। तो सबसे लोएस्ट या लीस्ट एनर्जी मैं लिखूं, लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट lithium to lithium positive aqueous ion. Therefore, lithium is the strongest reducing agent. Thus, lithium positive is the strongest, lithium is the strongest reducing agent in aqueous solution. जबकि देखने में क्या आता था, सीजियम, दिखने में तो सीजियम लग रहा था कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम है, तो इट शुड बी द ग्रेट रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, एट नंबर 7 वी आर हैविंग रिएक्शन विद सल्फर एंड फास्फोरस। सिंपल, मेटल ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो हाइड्राइड बना, हेलोजन के साथ हेलाइड बना, तो सल्फर के साथ बनेगा सल्फाइड और फास्फोरस के साथ बनेगा फॉस्फाइड। तो ऑल अल्कली मेटल्स, ठीक है, दे फॉर्म सल्फाइड्स एंड फॉस्फाइड्स। तो मैं सोडियम का एग्जांपल लेती हूं, सल्फर इट एग्जिस्ट एज S8, तो ये बनेगा Na2S, ओके, लेट इट बी बैलेंस्ड। अगर यहां 8 है, मैंने यहां पे भी 8 लगा दिया, तो इट विल बी 16 सोडियम। सिमिलरली सोडियम इट विल रिएक्ट विद फास्फोरस P4, तो ये बन जाएगा Na3P, क्योंकि फास्फोरस के ऊपर चार्ज होता है -3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में 5, नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, और सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका जो हमारे पास
चार्ज रहता है ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -2, ठीक है। अब प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने सारा किया है, इसको बैलेंस करें, इट विल बी 4, इट विल बी 12. तो इट वाज रिएक्शन विद सल्फर एंड फॉस्फोरस. नेक्स्ट इज solubility in liquid ammonia. This is very very important. Number 8, solubility in liquid ammonia. लिक्विड अमोनिया, ओके। तो देखिए जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, दे अल्कली मेटल्स dissolve in liquid ammonia to form ammoniated cation and ammoniated electron, ठीक है, जो क्या होगा एनायन, ammoniated cation and ammoniated electron, ठीक है। Their solutions in liquid ammonia are blue in color and conducting, electricity conduct करते हैं, conducting in nature. What does it mean? ये मेरे पास कोई भी मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एनी, ठीक, इसको मैंने डाला लिक्विड अमोनिया के अंदर, ओके। तो मेटल से क्या बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, केटाइन, केटाइन के साथ लग गए, लेट इट बी एक्स अमोनिया, और इलेक्ट्रॉन के साथ लग गए, लेट इट बी वाई अमोनिया, ठीक है। तो देखो नेट चार्ज पॉजिटिव, नेट चार्ज नेगेटिव, ये मेटल सॉलिड। अब इसको आप बोलोगे अमोनिएटेड केटाइन, दिस इज अमोनिएटेड केटाइन एंड दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब जब भी कलर की बात होगी, देयर शुड बी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन। तो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू ammoniated electron. It is responsible for blue color, responsible for blue color of the solution, ठीक है। एंड अब केटाइन बन गए, एक केटाइन और एक एनाइन, और ये दोनों ही बोथ आर responsible for conduction in solution. मिल गया क्वेश्चन का आंसर। Solution in liquid ammonia are blue in color and conducting in nature. Why? When alkali metals dissolve in liquid ammonia, they form two type of ions, ammoniated cation and ammoniated electrons. तो ammoniated electron is responsible for blue color in the solution. और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वापस आएगा, एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी लेकर जाएगा, एमिट करके वापस आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर जब एमिट होगा विजिबल रीजन के अंदर, हमें वो कलर नजर आएगा। तो इट वाज सोलुबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, एक्शन विद मर्करी। जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं एकदम से मर्करी में डिसॉल्व कर जाती हैं और एलॉय बनाती हैं, और आपको पता है मर्करी के एलॉयज को हम क्या बोलते हैं, अमलगम, मेटल प्लस मर्करी अमलगम। जैसे सोडियम ओब्लिक मर्करी, दिस इज सोडियम अमलगम, पोटेशियम ओब्लिक मर्करी, इस तरीके से दे फॉर्म अमलगम्स। अब आपने पूरे चैप्टर के अंदर देखा लिथियम बाकी सबसे अलग बिहेव कर रहा है, क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज, इसका अपना साइज भी स्मॉल है और इसके आयन का भी, कैटायन का भी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लोएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देना यह पसंद नहीं करता है। हाई पोलराइजिंग पावर, मैंने आपको बताया फजान्स रूल, इस वजह से इसके कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, जबकि बाकी सारे के सारे आयोनिक हैं। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3
1s2 2s1। अब देखो सोडियम 1s2 2s2 3s1, लेकिन इसके पास 3p भी है और 3d भी है, तो इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स। देन स्ट्रॉन्ग इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। लिथियम का साइज इतना छोटा है कि ये बाकियों के कंपैरेटिव इसके अंदर इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने की हैं सभी के अंदर लिथियम बाकियों से अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, वेल लिथियम और मैग्नीशियम आपस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज में सिमिलर हैं एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड घटती है तो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो डायगोनली इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम। देखो ज़रा, दोनों ही नाइट्राइड्स बनाते हैं बाय रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन, जबकि लिथियम के बाकी फैमिली मेंबर ऐसी कोई रिएक्शन शो नहीं करते। बोथ रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, एकदम से एब्रप्टली रिएक्ट नहीं करते। दोनों ही सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते, लिथियम भी सिंपल ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम भी सिंपल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, देन लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही कार्बोनेट्स बनाते हैं, बोथ फॉर्म कार्बोनेट्स दैट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं इसलिए दोनों ही क्लोराइड्स बनाते हैं जो हाइड्रेट्स बनाते हैं। देखो लिथियम क्लोराइड 2H2O और MgCl2 के साथ 8। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, these are the most important compounds of alkali metals। सोडियम कार्बोनेट जिसको आप वॉशिंग सोडा बोलते हो, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनके फॉर्मूलाज लिखना साथ में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा एज द नेम इंडिकेट्स इसको कपड़े धोने के लिए हम काम में लाएंगे, तो इसका फॉर्मूला रहता है Na2CO3.10H2O। 10 वाटर मॉलिक्यूल है एज अ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट अगर हम इसको हीट करें, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं, आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, 9 चले गए, 1 रह गया, सोडियम मोनोहाइड्रेट। ठीक है, ओके, वॉशिंग सोडा को आप पानी में डालिए, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाता है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट एक बचा था ना, 373 केल्विन पे वो वाटर मॉलिक्यूल भी चला जाता है और बाकी बचा Na2CO3, इसे बोलते हैं सोडा ऐश। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। अनदर इसकी प्रॉपर्टी देखें सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट इट वाज प्रिपेयर्ड बाय अर्नेस्ट सॉल्वे, इसलिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम सॉल्वेज प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज मेथड। अब सॉल्वेज प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर स्टेप 1 सिंथेसिस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। पहले अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, इट इज द प्राइम स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अमोनियम कार्बोनेट अगेन सेम ऊपर वाले ही रिएक्टेंट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बस अब अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ हीट करो, केटाइन और एनाइन एक्सचेंज, कार्बोनेट लग जाएगा सोडियम के साथ, क्लोराइड लग जाएगा अमोनियम के साथ, तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। 3 स्टेप के अंदर हो जाता है। अगर हम इसको हीट करें सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, तो गर्म किया, व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वाटर बाहर, और क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। यही तो बनाना चाहते थे हम। अब देखो इस काम के लिए हमें अमोनिया चाहिए, तो अमोनियम क्लोराइड बनाना ऊपर, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, अगेन वी आर गेटिंग अमोनिया। सिर्फ एक फालतू चीज बचती है और वो है कैल्शियम क्लोराइड, बाकी सारा कुछ आपस में ही यूज हो जाता है। हम इस तरीके से पोटेशियम कार्बोनेट क्यों तैयार नहीं करते, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट इज हाईली सॉल्युबल। पोटेशियम बाइकार्बोनेट हाईली सॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा ही नहीं।
अमोनियम कार्बोनेट KCl से हटेगा, बन जाएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, लेकिन आगे ये हाईली सॉल्युबल है, इट विल नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, ओके। अब इसके यूजेस देखें, सोडियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो अलग अलग लॉन्ड्री के अंदर वाटर सॉफ्टनर, आपने हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में पढ़ा था ना, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, उसमें बाइकार्बोनेट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, देन ग्लास मैन्युफैक्चर है, प्रोडक्शन ऑफ सोप है, बोरेक्स है, कास्टिक सोडा है, डिफरेंट कंपाउंड्स इससे बनते हैं बाय यूजिंग इट, सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के यूजेस देखो, पेंट्स में, पेपर इंडस्ट्री में, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, देन सोडियम कार्बोनेट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एनालिटिकल रिएजेंट। लेबोरेटरी के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहां हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी होती है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखो, सोडियम क्लोराइड। आप सब इससे बिल्कुल फेमिलियर हो, आपकी किचन का मेन इंग्रेडिएंट है। बनता कहाँ से है? यस, इसको लार्ज स्केल के ऊपर सी वाटर से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वाटर की इवेपोरेशन हुई और सी वाटर के जो बिल्कुल शोर्स हैं वहाँ पे सॉल्ट बेड्स बन जाते हैं। और आपको क्या लगता है सॉल्ट बेड में सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है? नो, इट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें से सबसे मेन इंग्रेडिएंट दैट है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे किचन का, हमारे खाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम पेरोक्साइड, ये भी कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, बट सोडियम क्लोराइड अभी इसके बारे में बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन, बहुत हाई है। इसको फ्यूज करवाना, मेल्ट करना क्वाइट हार्ड, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इवेपोरेट करने की कोशिश करते हैं, वाटर सारा उड़ जाता है, पीछे सॉल्ट ही बचता है। ओके, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की आप बात देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व करना है, ठंडे पानी में थोड़ा लेट डिसॉल्व करेगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा देना कि आप सारा कुछ इवेपोरेट हो जाए और पीछे क्या बचेगा? नमक। ठीक है, फिर सॉल्युबिलिटी की बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से ही इसको तैयार करेंगे। तो इट इज़ अ वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। ट्रांसल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक सा है, बिटर होता है और इसको टच नहीं करना होता, टॉक्सिक रहता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन, 591 पे ये मेल्ट कर जाता है। इट इज़ डेलिक्यूसेंट, पानी को सोख लेता है। ठीक है, मतलब इसमें सीलन आ जाती है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम एयर एंड डिसॉल्व्स। तो आपने डिब्बे में रखा और अगले दिन तो उसमें पानी ही पानी था। अब इसको जब घोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान ना हो तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रखते हैं, फिर इसको तैयार करते हैं, तब इसको घोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर। ठीक है, तो जो भी फिर हीट है आइस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बेसिक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, क्वाइट स्टेबल कंपाउंड रहता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, व्हाट विल बी गेटिंग? वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से बनाया? सोडियम क्लोराइड से। तो ये सारे इंटर रिलेटेड रहते हैं। अब इसके यूजेस देखिए, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड वेरियस टेक्सटाइल्स। देन कपड़ों की फैक्ट्री में इसको यूज़ करते हैं सोप बनाने के लिए। देन पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर ये यूज़ होता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट एंड ऑल्सो इन द प्रेपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखते हैं इसको हमने तैयार कैसे करना है। दिस इज कैस्टनर कैल्नर सेल डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो इसके अंदर हम प्रोसेस लगाने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, तो ऊपर देखिए, दिस इज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लेफ्ट से सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन अंदर भेजा। ब्राइन सोल्यूशन आप देख रहे हो, ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी। कैथोड है, एनोड है।
ठीक है, अभी किस पे क्या बनेगा हम देखते हैं। तो कैथोड वो है जहां पे रिडक्शन होगी। तो ये मरकरी दिखाई दे रहा है, नेगेटिव साइन, दिस इज कैथोड। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा सोडियम एमलगम। आपको पता है सोडियम एमलगम क्या होता है। तो वहां पे क्या हुई, रिडक्शन। एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होती है। तो आपको ऊपर रेड में पॉजिटिव लिखा दिखाई दे रहा है, तो दैट इज एनोड। ग्रेफाइट रॉड, इट इज एक्टिंग एज एनोड। तो ग्रेफाइट की रॉड्स ब्राइन सोल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड हैं, वहां पे रिएक्शन होगी। वहां क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड कैसे टूटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया और कैथोड के ऊपर क्लोरीन लिबरेट हो गई। अब देखो रिएक्शन ऑफ एमलगम विद वाटर। अब सोडियम एमलगम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मरकरी फ्री हो गया और बाकी क्या बची, हाइड्रोजन। और वो देखो राइट साइड से बिल्कुल बाहर बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो ना, तो उसमें से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर चला जाएगा एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग, सोडियम कार्बोनेट। तो ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहाँ कहाँ यूज होता है आपको पता है, हमारी बेकरी इंडस्ट्री इसी के ऊपर टिकी हुई है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दीजिए, यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। वन स्टेप प्रोसेस, ठीक है। इन सब चीजों को अपनी कॉपी में नोट करना है आपने, इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ओके, बेकिंग, क्योंकि इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो बेकरी के अंदर ये मेन इंग्रेडिएंट रहता है। आप भी कभी घर में केक बनाते हो, समथिंग एल्स, तो आप डालते हो ना बेकिंग सोडा। नाउ इट इज अ माइल्ड स्किन एंटीसेप्टिक, it is used in household cleaning, in mouthwashes and toothpaste. It is used as an antacid and yes, also in fire extinguishers, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से CO2 निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड that is used for the control of fire. Now, uses of alkali metals. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखने में आसानी रहेगी. Let me start with lithium. An alloy with lead, it is used in electrical cables. Or lithium, it is used as deoxidizer in purification of copper and nickel metals. Then lithium carbonate, it is added to glass to improve its quality so that it can bear heat or low temperature. It is used in the synthesis of vitamin A and lithium aluminium hydride. इसको आप सब जानते हैं. It is a very strong reducing agent. कहाँ कहाँ इसको हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर. Then coming to sodium, this is sodium amalgam. It is used as reducing agent in organic chemistry. सोडियम वेपर लैंप्स, आपको पता है सोडियम लैंप्स आपने जगह जगह देखी होंगी, ठीक है. इट इज यूज फॉर लाइटनिंग पर्पस इन स्ट्रीट लाइट्स. होती है ना येलो कलर की सोडियम लैंप्स, अब तो एलईडीज आ गई, इससे पहले सोडियम लैंप्स रहती थी. इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, सल्फर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले जब हम उसका सॉल्यूशन ही बनाते हैं, सोडियम मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर. इट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स. आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सोडियम साइनाइड बनाना है, सोडियम एमाइड बनाना है, तो सारा कुछ आपको किससे बनाना पड़ेगा, सोडियम लेना पड़ेगा. देन इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज हीट ट्रांसफर मीडियम इन लिक्विड फॉर्म, मींस लिक्विड सोडियम. लिक्विड सोडियम इट इज यूज्ड एज हीट ट्रांसफर मीडियम. An alloy of potassium and sodium, it is used in high temperature thermometers. Potassium, it is also used as a strong reducing agent. Potassium amalgam, it is used to prepare various compounds. Potassium hydroxide, it is used in soap industry. Soap बनते हैं, ठीक है, potassium hydroxide in soap industry for the preparation of soaps. Then salts of potassium, they are used as fertilizers. Sodium potassium nitrate. तो अल्कली मेटल्स के बाकी भी मेंबर उसमें आ जाते हैं, बेसिकली पोटेशियम. देन सीजियम, सबसे इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स. सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स
as a rocket propellant and as heat transfer fluid in power generators. बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अभी आप अगर देखें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटल्स पाई जाती हैं। ठीक, हर मेटल की क्वांटिटी अपने अपने हिसाब से है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 90 ग्राम सोडियम रहता है, 170 ग्राम पोटेशियम रहता है। नॉर्मली इतना होना चाहिए। ठीक है, और 5 ग्राम आयरन, 0.06 ग्राम कॉपर। तो आप देखो आयरन से भी ज़्यादा, जबकि आयरन हेमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं बॉडी के अंदर। ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं ये? देखो, सोडियम इट इज़ फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंडिंग सेल्स। डिफरेंट सेल्स की सराउंडिंग में जितना भी लिक्विड है उसमें भी सोडियम रहता है, और इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नर्व सिग्नल्स regulating water flow into the cells and transport of sugars and amino acids into cells. अब ये देखो बीच में आप देख रहे हो मेम्ब्रेन है, ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स लगे हैं राइट में, जो ब्लू कलर ऊपर और अंदर की तरफ को टेल्स हैं। तो ये बीच में हमारे प्रोटीन के पार्ट्स हैं। तो आप देखो बाहर से हमारी स्किन के आर पार, मेम्ब्रेन के आर पार किस तरीके से सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज होते रहते हैं वाटर फ्लूइड के अंदर। मैंने बोला ना सेल्स के बीच में। देन नर्व सिग्नल्स, नर्व सेल के, दो नर्व सेल्स के बीच में खाली जगह होती है, दैट इज साइनॉप्सिस। ठीक है, तो उसके बीच में न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरॉन के साथ जुड़ता है। लेफ्ट में आप देख रहे हो दिस इज इट्स हेड, और नर्व्स इस तरीके से आगे पीछे, बीच में खाली जगह। तो किस तरीके से सिग्नल जाता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फॉर इनर साइड ऑफ द वॉल एंड आउटसाइड ऑफ द वॉल। जो इनका ग्रेडियंट है, एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग नर्व ट्रांसमिशन। अब देखना, जब नर्व्स ट्रांसमिट हो रही हैं, हमारे नर्वस सेल्स के अंदर मैसेज जा रहा है, तो देखो बाहर सोडियम ज़्यादा था, सोडियम अंदर आ गया, अंदर पोटेशियम ज़्यादा था, पोटेशियम बाहर चला गया। तो दोनों ही अपना अपना ग्रेडियंट मैनेज करने के लिए, बराबर रखने के लिए, इट इज़ कॉल्ड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। और अगर नमक की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो भी प्रॉपर काम नहीं करता। एक्सेस में खाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप देखो ज़रा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप का मतलब क्या है? अब देखो, ये मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये बाहर से पोटेशियम अंदर, तो अंदर से सोडियम बाहर, तब तक जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना रहे। ठीक है, अब बाहर सोडियम ज़्यादा हो गए, सोडियम अंदर आ जाएगा, अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम उधर चला जाएगा। इस तरीके से नर्व सिग्नल्स के अंदर भी और सिंपल हमारी मेम्ब्रेन्स के आर पार भी सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशंस को बराबर बनाए रखता है। So these were various uses of alkali metals. So आज के लेक्चर में इतना ही। बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 की in the upcoming video. Till then, stay home, stay safe, and yes, complete your notes.